हेलो दोस्तों, मैं सुचिका सिन्हा स्टडी विद सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटीपी का क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा था। यह ऑनलाइन मोड में 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी 1 जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट 2023 जो इस बार नोटिफिकेशन आया है वो जुलाई अगस्त में जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीटेट जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं 110 प्लस आप आराम से कर सकते हैं। इसी के लिए आपको प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, ज़रूरी ही है कि आपको करना ही होगा। आप करिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10 है। 10 आज करेंगे, फिर आगे करेंगे जो सीटीपी का 10 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो ये जो शरीर का विभिन्न अंग है जो है ना, वो भिन्न भिन्न दर से विकसित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए सर जो होता है, आप एक बच्चा को लीजिए तो उसका जब बच्चा पहले अपना सर को संभालता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे पैर की तरफ जाता है, तब बच्चा गुड़कना चलना सीखता है, बैठना गुड़कना चलना सीखता है। तो ये क्या हो गया, ये सेफलो मॉडल में आ गया, जो कि जिसे बोलते हैं शीर्षगामी। और फिर एक आता है कि सेंटर से पेरिफेरी जाता है, जैसे भुजाओं पे कंट्रोल होता है, फिर अपना हथेली फिर फिंगर पे उसका कंट्रोल होता है, तो उसमें उसका हुआ अधोगामी होता है प्रॉक्सिमल मॉडल। तो उसका जो विकास, शरीर का जो अंग का जो विकास होता है भिन्न भिन्न दर से होता है, सबका समान नहीं होता। तो इसके अनुसार हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, अब देखते हैं नीचे कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देख इसमें है कि विकास एक आयामी होता है, नहीं, विकास बहुआयामी होता है। ये रॉन्ग। विकास एक दिशीय होता है, एक दिशीय नहीं होता, एक दिशा में नहीं चलता है। विकास जो है ना वो सर्पिल होता है, वो घुमावदार होता है। ये भी रॉन्ग हो गया। विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं है, विकास सतत प्रक्रिया है, क्योंकि हम अचानक चेंज नहीं हो जाता विकास में। ये भी रॉन्ग। फिर नीचे आते हैं तो विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। बिल्कुल सही। अधोगामी के मतलब हमने समझा, शीर्षगामी का भी मतलब हमने समझा। तो ये अधोगामी और शीर्षगामी होगा। जो दर होता है भिन्न भिन्न होता है, जो कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है, केंद्र से परिधि की तरफ, और शीर्षगामी में होता है सर से हेड से टॉप की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 4 नंबर। ओके, ये सारा रॉन्ग 4 नंबर होगा। चलिए आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप हमको सही कथन को चूज करना है। ओके, चारों ऑप्शन देखते हैं। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल सही है। बच्चों का विकास तो वातावरण आनुवांशिकता दोनों का गुणनफल से ही तो उसका परिणाम है। उसको जो प्राप्त हुआ दोनों का मल्टीपल से ही प्राप्त होता है। तो समाज का भी तो मुख्य रोल है इसमें, सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ऐसा नहीं कहा गया है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल गलत। सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है, आनुवांशिकता पर आधारित होता है, केवल आनुवांशिकता पर नहीं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का होता है गुणनफल। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ओके, अब
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आनुवांशिक जब भी आए तो आप परिपक्वता को ही लगाना है, ठीक है। परिपक्वता में क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, वो पहले से उसके जीन में ऐड है कि बच्चा का जो स्वभाव होगा इस टाइप का होगा, क्योंकि उसके माँ बाप से उसको मिला है। तो परिपक्व धीरे धीरे उसका जो एज धीरे धीरे जैसे जैसे जाएगा उसका सारा जो भी है वो आगे खुलता जाएगा, प्रकट होता जाएगा कि अगर माँ पिता अगर गुस्सैल टाइप के हैं तो बच्चा में गुस्सापन आना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसका जीन का जो है ना वो इफेक्ट आ जाता है। तो वो पहले से निर्धारित होता है, एक समय के साथ फिर प्रकट होता है, तो वो पूर्व निर्धारित होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिपक्वता। अनुकूलन क्या होता है कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अधिगम सीखना। सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों संस्कृति को आत्मसात करना सामाजिकरण कहलाता है। ओके, इसका 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक क्या है। तो समाजीकरण का प्राथमिक कारक परिवार होता है और द्वितीयक कारक जो है विद्यालय होता है। आपको जैसे ही प्राथमिक बोला था आप ऑप्शन देख के इसको छाटिए कि कौन सा होगा, प्राथमिक परिवार और द्वितीयक विद्यालय। तो परिवार जैसे ही आया देखें फर्स्ट में परिवार है ही नहीं, ठीक है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम पहला देखते हैं परिवार है फिर विद्यालय है। और ऐसे इसमें और सारा आता है कि परिवार के साथ कभी पास पड़ोस लगा देता है, कभी विद्यालय के साथ पास पड़ोस लगा देता है। तो फिर आगे जैसा क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं, ठीक ना। तो परिवार आ जाएगा प्राथमिक कारक में, विद्यालय हो जाएगा द्वितीयक कारक में। मीडिया तो द्वितीयक में आता है, मीडिया द्वितीयक में आता है, तो ये तो पहले में जाएगा ही नहीं। विद्यालय भी द्वितीयक, मीडिया भी द्वितीयक, तो ऐसे ही छठ गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये 1 नंबर। ओके, 5 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं वो अमेरिका के थे और ये बोले थे कि जो बच्चे का जो नैतिक निर्णय लेने का जो आधार होता है ना, वो इसमें ये 3 लेवल दिए थे, जिसमें कि हर एक लेवल में 2-2 स्टेज दिए थे। तो जो फर्स्ट लेवल था ना उसमें बोले थे कि 4 से 10 वर्ष का, 4 से 10 ईयर्स जो बच्चा है ना, इसमें उसका नैतिक निर्णय लेने का जो है ना वो बिल्कुल शून्य होता है। वो नैतिक निर्णय क्या होता है, नैतिकता क्या होता है उसको कुछ पता नहीं होता। वो सिर्फ दंड से बचने के लिए या फिर आज्ञा पालन के लिए ये काम करता है कि चलो पनिशमेंट ना मिले इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ, उसको कुछ भी नैतिकता नहीं होती। तो ये पहला मतलब जो लेवल होता है उसी में बताया, जिसमें कि 4 से 10 जो ईयर है उसमें मेंशन है। तो ये 7-8 वर्षीय बच्चा बोला है तो लेवल फर्स्ट ही होगा, जिसमें कि दंड और आज्ञा पालन और टिट फॉर टैट जैसे को तैसा आता है 2 लेवल, ठीक है। फर्स्ट लेवल में 2 स्टेज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना ये नहीं होगा। रूल रेगुलेशन अनुबंध बनाए रखना मतलब समाज से परे काम करना। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत बिल्कुल अपने मतलब कि होता है ना कि अपना ज़िंदगी को दाव पे लगा देना अपने आगे के लिए, भविष्य के लिए वो अपना ज़िंदगी नहीं समझता, मोक्ष प्राप्ति जो कर लेते हैं ना उसमें आता है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो 3 नंबर होगा। ओके, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता संदर्भ से प्रयोग हुआ है। क्रमबद्धता का मतलब होता है सीरीज, ठीक है। तो जो सीरीज में लगाना होता है ना तो उसमें क्या होता है ना कि आप आकार, रंग, लंबाई, चौड़ाई किसी भी आयाम में आप उसको आप क्रमबद्ध कर रहे हैं, सीरीज दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मतलब इसका क्या है, किस अनुसार से इसको हम क्रम देंगे, सीरीज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। ओके,
तो ये इसमें देखिए ऑप्शन, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ओके, तो यही होगा, क्योंकि क्रमबद्धता का मतलब कोई भी आधार पर आप उसको क्रम दे रहे हैं। दूसरों को परिपक्ष लेने की क्षमता, दूसरों को परिपक्ष जानने की क्षमता, ऐसा नहीं है, इसका क्रमबद्धता का ये मीनिंग नहीं होता। चिंतन का वर्णनात्मक रूप से जैसा कहानी कथन में होता है, कहानी कथन में होता है वैसा चिंतन करना वर्णनात्मक रूप से ये भी नहीं होगा। स्थानों का जैसा अपने विद्यालय के स्थान किए करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर होगा, क्योंकि कोई भी आधार पर आप उसको कर्म दे रहे हैं। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी की गोली को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जैसे ये 5 वर्ष की नसीमा है ना, तो ये 5 वर्ष का नसीमा जो है वो किस एज में जाएगा? तो जानते हैं कि जीन पियाजे जो है ना वो 4 स्टेज दिए हैं। तो पहला स्टेज में क्या था? पहला में होता है संवेदीगामक, ठीक है। दूसरा में होता है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक। ओके, तो पहला जो होता है वो संवेदी होता है 0 से 2, फिर दूसरा आता है 2 से 7, ठीक है। तो 2 से 7 ये जा रहा है, 5 वर्षीय नसीमा है। तो इसमें क्या होता है ना कि वो उसका जो सोच होता है ना वो एक ही परिप्रेक्ष्य को देखता है। जैसे अगर वो देखा कि एक बर्तन में कुछ है, ओके, और वही अगर मतलब उसका जो है आयतन ज़्यादा है और दूसरा बर्तन का आयतन कम है, तो वो क्या सोचेगा ना, अगर जल 1 लीटर है तो सोचेगा कि जिसमें चौड़ाई में जो आयतन जिसमें है ना वो उसमें कम जल है, और लंबाई वाला जिसका कि आधार उसका कम है उसमें अगर जल भरते तो वो ज़्यादा दिखने में लगता है, तो वो बोलेगा कि इसमें जल ज़्यादा है। ओके, तो उसका जो सोच है ना वो बिल्कुल सेंटर में रहता है, वो कोई परिपेक्ष्य नहीं देख पाता है। तो ये 5 वर्षीय नसीमा है, वही सांप को चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर जब सांप के रूप में परिवर्तित करती तो लगता है कि ये बढ़ जाता है, जो कि नहीं। तो इसका जो अपसारी चिंतन नहीं कर पाती है। ओके, तो इसका सेंटर में ही उसका संज्ञान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीयता। जीववाद में क्या होता है ना कि जीववाद में होता है कि सारी चीज़ को सजीव मान लेता है। जैसे कि अब गुड़िया वगैरह से जो खेलते हैं बच्चे, तो उससे बातें करता है बच्चा लोग, तो क्या होता है कि उस सबको जीव मान रहा है, तो जीववाद तो बिल्कुल नहीं होगा। परिकल्पित निर्माणात्मक तर्क, इसमें होता है कि बच्चा काल्पनिक सोच पाता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। संक्रमण परिणाम निकालना, उसका परिणाम निकाल लेना, ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 नंबर, जीववाद भी नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। जब भी लेव वाइगोत्स्की आया, आराम से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है, उसको देखना है और फिर लगा देना है। जैसे यहाँ पर आया सामाजिक संरचना, बस सामाजिक संस्कृति जहाँ आया उनका सिद्धांत वही है। सामाजिक संरचनावाद, व्यवहारवाद जो कि पर्यावरण पर जोर देते हैं, वो नहीं होगा। मनोविश्लेषण ये भी नहीं होगा। सार्वभौमिकता यूनिवर्सल ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सामाजिक संरचना, जहाँ सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्कृति संरचना, संज्ञानात्मक सामाजिक संस्कृति संरचना जहाँ भी आए बस यही लगा देना, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे को स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? निजी संवाद। ओके, इसमें कहे हैं लेव वाइगोत्स्की ना कि प्राइवेट स्पीच है, बच्चा जो अपने से बात कर रहा है ना, खुद को मार्गदर्शन दे रहा है, वो अच्छा कर रहा है, अपने से मार्गदर्शन करके वो क्रिया को संपादित करता है। तो प्राइवेट स्पीच अच्छा है बच्चे के लिए। तो इसका तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा।
वही पियाजे हैं वो अहम केंद्रिता बोले थे, स्वकेंद्रीयवाद बोले थे। ओके, तो ये तो नहीं होगा। पाड़ जो कि ये पाड़ होता है ना, मचान देना, मतलब कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना, उस स्वर में वार्ता, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? एक प्रगतिशील कक्षा होता है ना, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा जो होता है स्वयं करके सीखता है और सहयोगितापूर्ण। ओके, संयोजितापूर्ण की जगह सहयोगितापूर्ण होता है, और ये ऐसे भी समझ सकते हैं सहयोगितापूर्ण होता है। ठीक, सहयोगितापूर्ण अधिगम मतलब साथ में जो बच्चा होता है ना, साथ में मिल करके अधिगम करते हैं तो उससे बेटर अधिगम हो पाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में सहयोगितापूर्ण अधिगम और करके सीखना, इस पे जोर दिया जाता। पुरस्कार और दंड तो देना ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं होगा। योग्यता आधारित अस्थायी बदलाव की फिक्स कर दिए कि अच्छा तुम्हारा मार्क्स इतना है तो तुम इस कैटेगरी में होगे, ऐसा नहीं होता है। ड्रिल अभ्यास, बार बार ड्रिल अभ्यास करके जोर देना उस पर, ये भी नहीं होता है। सही मतलब सहयोग से करिए, करके सीखिए। क्रिएटिव माइंड जो होता है वो ये दोनों से नहीं कर पाते, इसलिए प्रगतिशील कक्षा का जो उदाहरण है सहयोगितापूर्ण अधिगम से है। ओके, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, और आगे भी क्लास इसी तरह से चलते रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।